नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। FY26 के लिए जीडीपी का पहला एडवांस एस्टिमेट जारी। रियल जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहने का संभव, जबकि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 8% रहने का अनुमान। बजट की तारीख पर आज खत्म हो सकता है सस्पेंस। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स यानी CCPA की बैठक में हो सकता है फैसला। बाजार निचले स्तर से सुधरकर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की बढ़त पर क्लोजिंग। आईटी कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में रही खरीदारी। आईटी इंडेक्स करीब 2% चढ़कर बंद। कुत्ते के काटने की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा नियम कानून का नहीं हो रहा है पालन, इलाज से बेहतर है रोकथाम। गुरुवार को फिर होगी सुनवाई। दिल्ली के तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में एक्शन। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 10 से 15 लोग हिरासत में। फैज़े इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन के दौरान हुई थी पत्थरबाजी। जेएनयू में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी मामले में FIR दर्ज। यूनिवर्सिटी बोली आरोपी छात्र सस्पेंड या निष्कासित होंगे। इंदौर में दूषित पानी से 18वीं मौत। दूषित पानी से एक महिला की गई जान। गंदे पानी की जांच जारी। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। जम्मू कश्मीर के राजौरी अनंतनाग में बिछी बर्फ की सफेद चादर। उत्तर भारत से कई शहरों में अधिकतम तापमान 5 से 9 डिग्री तक गिरावट। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बता दें, सरकार ने FY26 के लिए पहला एडवांस एस्टिमेट जारी कर दिया है। FY26 में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5% से बढ़कर 7.4% रहने का अनुमान है, जबकि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 9.8% से घटकर 8% रह सकती है। वहीं रियल जीवीए ग्रोथ 6.4% से बढ़कर 7.3% रहने का अनुमान है। जीडीपी के एडवांस एस्टिमेट पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है CareEdge की चीफ इकोनॉमिस्ट रजनी सिन्हा। रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज समाचार में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि FY26 के लिए जीडीपी का पहला एडवांस अनुमान जारी हो गया है, कैसे लग रहे हैं ये आंकड़े? अगर ये डेटा को हम देखें तो ये बिल्कुल हमारे एक्सपेक्टेशंस के अराउंड है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जीडीपी ग्रोथ 7.5% होगा और नंबर 7.4% आया है, तो मैं बोलूंगी ये हमारे एक्सपेक्टेशंस के अराउंड ही है। और अगर हम देखें तो इस साल बहुत सारा पॉजिटिव फैक्टर्स है जो कि सपोर्टिव है ग्रोथ के लिए। जैसे कि इन्फ्लेशन कम रहा है इस साल, इंटरेस्ट रेट्स कम हुआ है, जीएसटी रेट कट हुआ है, गवर्नमेंट केपेक्स पे बहुत स्ट्रांगली फोकस कर रही है। तो गवर्नमेंट का केपेक्स एक्सपेंडिचर फर्स्ट 8 मंथ्स का जो डेटा है वो काफी अच्छा है, मोर देन 20% ग्रोथ दिख रहा है उसमें। तो ये सब कारणों के कारण, और क्योंकि फर्स्ट हाफ का ग्रोथ ऑलरेडी 8% आया था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेकंड हाफ का ग्रोथ थोड़ा मॉडरेशन होगा, फिर भी अच्छा रहेगा। इसलिए पूरे साल का ग्रोथ जो 7.4% आया है वो हमारे एक्सपेक्टेशंस के अराउंड है। आपने भी मेंशन किया कि जीएसटी में जो बड़े रिफॉर्म देखे हैं इसका असर इन आंकड़ों में दिखा रहा है, लेकिन इस आगे और क्या असर दिखेगा, उस पर क्या उम्मीद है? आगे मैं बोलूंगी मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज होगा देखना कि एक्सटर्नल सेक्टर ग्लोबली क्या हो रहा है और उसका क्या असर इंडिया पे होता है। क्योंकि अगर हम देखें तो सितंबर से यूएस का हायर टैरिफ जो है 50% टैरिफ वो इफेक्टिव हो गया है, और उसके कारण हमारा एक्सपोर्ट्स जो यूएस को जा रहा है वो लास्ट, अगर हम 3 महीना का डेटा देखें सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो वहां कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, एक्सपोर्ट्स गिरा है यूएस को। हालांकि कुछ डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ है कुछ दूसरे देशों में, जैसे कि चाइना में हमारा एक्सपोर्ट ग्रोथ बहुत बड़ा है, तो ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्रोथ फिर भी उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये एक कंसर्न है। दूसरा कंसर्न मैं बोलूंगी कि अगर हम देखें कैपिटल फ्लोज, बिकॉज सेंटिमेंट्स ठीक नहीं है, बिकॉज बाहर जो ग्लोबली टर्बुलेंस है और जो हाई टैरिफ है इंडिया पे, उसके कारण जो FII फ्लोज है वो भी अच्छा नहीं रहा है। हम FII आउटफ्लोज देख रहे हैं। तो ये
बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि बाहर का क्या माहौल रहता है, बाहर क्यों जैसा कि हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में ट्रेड रिलेटेड थ्रेट्स बहुत सारे न्यू थ्रेट्स आ रहे हैं, जैसा कि यूएस ने कुछ दिनों पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि और भी टैरिफ बढ़ा सकते हैं इंडिया पे। तो हमें चौकन्ना रहेगा कि रहना पड़ेगा कि एक्सटर्नल सेक्टर से क्या थ्रेट आ सकता है। अदरवाइज़ अगर मैं डोमेस्टिक देखूँ तो डोमेस्टिक थिंग्स काफ़ी कंट्रोल में है। इन्फ्लेशन भी अच्छा रहेगा आगे चल के भी, इंटरेस्ट रेट्स कम हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट केपेक्स अच्छा है, प्राइवेट केपेक्स में भी पिकअप होने का हमें साइंस दिख रहा है। तो मैं कहूँगी डोमेस्टिक फैक्टर्स तो कंट्रोल में है। आगे चल के इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ग्लोबल सिनेरियो क्या होता है और उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होता है, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। बिल्कुल, और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि इकोनॉमी में ग्रीन शूट्स कहाँ दिख रहे हैं? तो सबसे पहले कंजम्पशन ये जो जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ है, इनकम टैक्स कट हुआ है, इन्फ्लेशन कम रहा है, तो कंजम्पशन मोमेंटम हमें दिख रहा है। इनफैक्ट मुझे जीडीपी डेटा में सरप्राइजिंग लगा कि ये जो जीडीपी डेटा आया है कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट का ब्रेकअप, तो उसमें दिख रहा है कि कंजम्पशन सेकंड हाफ में थोड़ा मॉडरेट होगा। ग्रोथ जो कि अराउंड 7.5% था फर्स्ट हाफ में कंजम्पशन ग्रोथ, वो मॉडरेट होके 6.6% होगा सेकंड हाफ में। वो मुझे सरप्राइजिंग लगा क्योंकि हमें अच्छा कंजम्पशन मोमेंटम दिख रहा है अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स भी देखें कार सेल्स एंड एफएमसीजी सेल्स तो अब पिकअप दिख रहा है उसमें। और जीएसटी रेट कट का अच्छा इम्पैक्ट हुआ है। सो वहां दिख रहा है। अगर दूसरा मैं देखूं इन्वेस्टमेंट साइड में भी अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने कहा गवर्नमेंट तो कर रहा है केपेक्स लेकिन मेन इश्यू था कि प्राइवेट सेक्टर केपेक्स उनका कब केपेक्स इंप्रूव होगा। तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि अगर हम न्यू ऑर्डर्स देखें कैपिटल गुड्स कंपनीज का हमने वो एनालाइज किया एक सैंपल ऑफ कैपिटल गुड्स कंपनी का न्यू ऑर्डर्स कैसा दिखता है आगे चल के तो वो काफी अच्छा दिख रहा है। 20% ग्रोथ हुआ है एफआई 25 में और एफआई 26 का भी जो 6 मंथ्स का डेटा है उसमें हम फिर से देख रहे हैं 7% ग्रोथ। तो न्यू ऑर्डर्स अच्छा ग्रोथ दिख रहा है तो उससे हमें ये कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि अगर कैपिटल गुड्स कंपनी में न्यू ऑर्डर्स ग्रोथ अच्छा है तो ओवरऑल प्राइवेट केपेक्स पिकअप होने की संभावना है। सो बिल्कुल। आई वुड से ये सब एरियाज है जिसमें हमें पॉजिटिव इंडिकेटर्स दिख रहा है। और अब कुछ ही दिनों में बजट भी आने वाला है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या अब ग्रोथ को पुश करने के लिए सरकार को बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है? आई थिंक लास्ट अगर हम देखें लास्ट फ्यू बजट्स में तो बहुत कुछ रिफॉर्म्स इनफैक्ट लास्ट कपल ऑफ इयर्स में हुआ है। जैसा कि मैंने कहा इनकम टैक्स कट ऑलरेडी हो गया है, जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ है ऑलरेडी। आई अब बजट में ना मोर स्ट्रक्चरल इश्यूज को देखना चाहिए। सो मैं बोलूंगी एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल इशू इंडिया के लिए है कि हम कैसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट करें। बिकॉज इंडिया कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जॉब्स क्रिएट होते रहे वेजेस ग्रो तभी लोग कंज्यूम करेंगे। और अगर हम जॉब्स की बात करें तो अर्बन एरिया में काफी डिपेंडेंस है आईटी आईटीएस सेक्टर में और उसमें फिर एआई के कारण उस पे भी इम्पैक्ट हो रहा है जॉब्स पे हायरिंग वीक हो गया है। तो इस बजट पे फोकस होना चाहिए कि गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करे सेक्टर्स जो कि लेबर इंटेंसिव है जो जहाँ की एक्सपोर्ट ग्रोथ पोटेंशियल है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ऑटो, फार्मा जो कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल है और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी हाई है। और अगर उस वो सब सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए और ग्रोथ को सपोर्ट किया जाए तो ऑटोमैटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बढ़ेगा। और उसके साथ-साथ अगर हम देखें तो सर्विसेज सेक्टर ये तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग का बात किया, बट सर्विसेज सेक्टर इंडिया का अच्छा कर रहा है और ग्लोबली अगर हम देखें तो सर्विसेज एक्सपोर्ट जबकि गुड्स एक्सपोर्ट नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है बाहर के ये सब जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है ग्लोबली उसके कारण बट सर्विसेज एक्सपोर्ट्स अभी भी अच्छा ग्रोथ रिकॉर्ड कर रहा है। तो अगर सर्विसेज पे हमारा फोकस कंटिन्यू होना चाहिए नॉट जस्ट आईटी आईटीएस बट समथिंग लाइक हेल्थ केयर वो भी काफी उसका एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बहुत हाई है उस सेक्टर का। तो वो सब पे अगर हम फोकस करेंगे सेक्टर्स जिसका एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी हाई है जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े तो वो अच्छा रहेगा।
दूसरा मैं कहूँगी बजट को थोड़ा लॉन्ग टर्म ग्रोथ ख्याल रखते हुए उसे रिसर्च, आर-एन-डी और इनोवेशन पे भी फोकस करना चाहिए। अभी इंडिया में अगर हम देखें आर-एन-डी स्पेंडिंग काफ़ी लो है एट 0.7% ऑफ जीडीपी, जबकि इनोवेशन लेड इकोनॉमीज़ में ये रेशियो अराउंड 2.5 टू 3% है। सो इंडिया को एकदम कंसर्टेड वे में, फोकस्ड वे में आर-एन-डी और इनोवेशन पे फोकस करना चाहिए, तभी हम हाई ग्रोथ सस्टेन बेसिस पे हम रिकॉर्ड कर पाएँगे। बिकॉज़ अब क्योंकि ये अच्छा मौका है, जब जब डोमेस्टिक फंडामेंटल्स ठीक है, तो ये अच्छा मौका है कि गवर्नमेंट फोकस करे कि क्या स्टेप्स लिया जाए जिसके कारण हाई ग्रोथ मेंटेन हो पाए, नॉट जस्ट नेक्स्ट ईयर बट आगे चल के 5-10 साल तक। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि समथिंग लाइक आर-एन-डी एंड इनोवेशन जो कि इंडिया का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को एक हायर लेवल पे पहुंचा सके। रजनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। बुलेटिन में अब बात बजट की। जैसे जैसे बजट पेश होने की तारीख जैसे जैसे बजट पेश होने की तारीख करीब आ रही है, लोगों की उम्मीदें भी सामने आ रही है। बजट को लेकर आईसीएआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और टैक्स एक्सपर्ट्स ने सिफारिश की है कि मैरिड कपल्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न में जॉइंट फाइलिंग का ऑप्शन होना चाहिए। साथ ही रिफंड सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए रियल टाइम रिफंड ट्रैकिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। क्या इनकम टैक्स में रियायत मिलेगी या बड़े बदलाव होंगे, इसे लेकर आगामी बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आईसीएआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने वित्त मंत्री से शादीशुदा जोड़ों के लिए जॉइंट रिटर्न फाइलिंग का विकल्प देने की मांग रखी है। आईसीएआई का कहना है कि इससे फैमिली पर टैक्स का बोझ कम होगा, साथ ही टैक्स प्लानिंग को भी बेहतर करने में मदद मिलेगी। हमारा ये मानना है कि जो बेसिक स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 है, उसको 1.5 लाख रुपए कर दिया जाए फॉर बोथ ऑफ देम, जॉइंट टैक्सेशन हो जाए। जो हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 4 लाख, वो 8 लाख हो जाए। जो हमारा सरचार्ज है वो 50 लाख के ऊपर, हम चाह रहे कि 1.5 करोड़ के ऊपर हो जाए, क्योंकि 50 लाख को 75 लाख का प्रावधान हमें सुनने में आया है। तो हमारा पर्पज ये है कि जो इनकम घर में आ रही है तो 2 लोगों में बढ़ जाए, जो नॉन अर्निंग स्पाउस है उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए, ताकि प्रॉपर तरीके से इस इनकम का इस्तेमाल हो सके और टैक्स बेजाना होने पर पड़े। आईसीएआई ने वित्त मंत्री को बजट के लिए अपनी सिफारिशें सौंपी हैं। इसमें एफ&ओ यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग को स्पेकुलेटिव बिजनेस की कैटेगरी में रखा है और इस कैटेगरी से प्रिजम्पटिव टैक्स बेनिफिट को वापस लेने की मांग की है। इसके अलावा एक ही डिफॉल्ट के लिए डुअल पेनाल्टी के प्रावधान को हटाने और टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स के लिए सालाना ई लेजर सिस्टम लाने की मांग की गई है, ताकि बकाया टैक्स को हर साल के लेजर से एडजस्ट किया जा सके। वहीं डिलॉयट जैसे टैक्स कंसल्टेंसी फर्म ने इनकम टैक्स में रिफंड की ट्रैकिंग रियल टाइम बेसिस का प्रावधान शुरू करने की मांग की है, ताकि टैक्स पेयर्स को रिफंड स्टेटस का पता चल सके। मेरी सरकार से आशा है कि अगर असेसीज को कोई रियल टाइम डैशबोर्ड अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे मिल जाए, जो कि उनको बता सके कि उनका रिफंड का क्या स्टेटस है, ये प्रावधान अगर वो पोर्टल में ला सके, इस अनसर्टेनिटी को हटाने के लिए सरकार अगर उस पोर्टल के अंदर कोई एस्केलेशन का बटन या डाल दे, तो उससे काफ़ी लोगों की एंग्जाइटी खत्म होती है। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू होने वाला है। इसमें मौजूदा टैक्स कानून की भाषा को आसान बनाने से लेकर टैक्स की धाराओं की संख्या में भी कमी की गई है, ताकि टैक्स पेयर्स को ज्यादा सहूलियत मिल सके। अब देखना होगा कि आगामी बजट में वित्त मंत्री टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स के मोर्चे पर और क्या बड़ी राहत देती है। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली। तो बजट में इस बार क्या होना चाहिए, इकोनॉमिस्ट बजट को लेकर क्या सोच रहे हैं और टैक्स पेयर्स की क्या है बजट से उम्मीदें। आवाज अड्डा में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। बजट नॉमिक्स जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर।
अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट जारी है। हालांकि बाजार निचले स्तर से सुधरकर बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बढ़त पर क्लोजिंग हुई है। आज बाजार में कैसे रहा है कारोबार, पूरी डिटेल्स बता रही है कंचन नौटियाल। हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन। अगर आज के सत्र की बात करी जाए तो आज भी निफ्टी में हमें एक हल्का सा प्रेशर है वो आता हुआ दिखाई दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं करीब 0.14% की यहाँ पे कमजोरी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा गिरता हुआ नजर आया है और सेंसेक्स करीब निफ्टी के आसपास ही जाके क्लोज हुआ है गिरावट के मामले में। दो मिड कैप में अच्छी खासी आज रैली जो है वो देखने को मिली है। बल्कि अर्ली ट्रेड से ही हम बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में एक रिकवरी जो है वो हमें आती हुई दिखाई दी थी। सेक्टर स्पेसिफिक बात करी जाए तो फार्मास्यूटिकल, कंज्यूमर, डिफेंस में भी अच्छा खासा जो इजाफा है वो देखा गया है। आईटी में अच्छे खासे गेन्स देखे गए हैं। अगर बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो देखिए टाइटन, यहाँ पे क्वार्टर 3 के अपडेट्स आए हैं और सारी ही फ्रंट में जो डिमांड है वो हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिली है। विप्रो बिकॉज सारा ही आईटी पैक आज चल रहा था, इसके वजह से एचसीएल टेक और इन्फोसिस में जानदार तेजी जो है वो देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट में सिप्ला, खबरों के चलते यहाँ पे गिरावट। मारुति सुजुकी, पावर ग्रिड और मैक्स हेल्थ केयर में जो प्रेशर है वो थोड़ा सा बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप में बढ़ने वाले शेयर्स में देखिए आप टाटा एलेक्सी, केपीआईटी टेक, टाटा टेक और पर्सिस्टेंट सिस्टम, यानी कि चारों ही शेयर्स जो है वो हमें आईटी पैक से देखने को मिले हैं। इनका जो एआई मॉडल है उसको लेके काफी बाजार में बस चल रहा है, उसके बाद ये तेजी देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट में एमएनएम फाइनेंशियल, यहाँ पे जो नंबर्स आए थे क्वार्टर 3 के परसों, उसके बाद से गिरावट देखने को मिल रही है। प्रेस्टीज एस्टेट, हिंदुस्तान जिंक और पूना वाला फिनकॉप में थोड़ा सा जो प्रेशर है वो आज के सत्र में आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ओवरऑल मार्केट की बात करी जाए तो ये लगातार तीसरा दिन है जहां पे बाजार ने एक फ्लैट क्लोजिंग दी है। 2026 में कार खरीदने वालों के लिए एसयूवी के 4 दमदार ऑप्शन हैं। सवाल यह है कि दिल की सुने और सिएरा ले या दिमाग की सुने और क्रेटा ले। महिंद्रा 7XO खरीदे या किया सेल्टॉस घर ले आए। कंफ्यूजन दूर करने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से एक और मौत हो गई है और अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि एपिडेमिक कैसे फैला इसकी जांच एम्स भोपाल और आईसीएमआर की टीम कर रही है। भागीरथपुरा इलाकों में पाइपलाइन की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। बोरिंग में भी लीकेज की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फिलहाल पीने का पानी टैंकरों से सप्लाई किया जा रहा है। साफ पानी की मांग को देखते हुए अब गलियों में बिस्लरी से भरी गाड़ियां भी घूमने लगी है। इलाके में स्वास्थ्य विभाग का सर्वे चल रहा है और साथ ही लोगों को ओआरएस और जिंक टैबलेट भी बांटी जा रही है। इंदौर की तरह गांधीनगर में भी अचानक छोटे बच्चे टाइफाइड का शिकार होने लगे हैं। वहां भी दूषित पानी से ये हालात पैदा हुए हैं। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने ग्राउंड रिपोर्ट पर स्थिति का जायजा लिया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर का ये आदिवाड़ा इलाका है। बेहद गरीब लोग अब बोतल बंद पानी पी रहे हैं क्योंकि यहाँ पीने के पानी में सीवर का पानी मिल गया है। बच्चे बीमार हो रहे हैं। गुड्डू बेन का आरोप है कि उनकी बेटी की मौत दूषित पानी पीने से हुई है। परिवार का एक छोटा लड़का अभी भी बीमार है। पानी से हुआ है और कुछ नहीं था उसको। पहले ताव चढ़ा, उसके बाद सर्दी, फिर रिपोर्ट हमने कढ़ाए तो रिपोर्ट में इतना बता रहा है, सिविल में बताए तो फिर क्या हुआ बेटी का? फिर उसके बाद क्या हुआ, जितना वो सब करे उतना करे, उसके बाद नहीं, फिर बोलते हैं कि इसका सीरियस है, कोई उम्मीद नहीं है। फिर कब उसका डेथ हुआ? उसका हुआ तो 4 तारीख को हुआ था। आपको क्या लग रहा है ये टाइफाइड कैसे हुआ? पानी से हुआ है, एक गंदा पानी से हुआ है। ये सिर्फ एक परिवार की बात नहीं है। आज 100 से ज्यादा बच्चे अस्पतालों में भर्ती हैं। अब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। नगर निगम अब डैमेज कंट्रोल में लगा है। हमारे यहाँ जहाँ जहाँ भी लीकेज मिलता है हम उन्हें तुरंत सॉल्व करते हैं और हमारी टीम यहाँ 24 घंटे कार्यरत है। और मैं अपनी टीम के साथ सिविल में जाके दर्दियों से भी मिलती हूँ, डॉक्टर से भी मिलती हूँ, सब जानकारी लेती हूँ और हम एक दिन में 3 बार सिविल में जाते हैं और सबसे मिलके उनकी खबर रखते हैं। पीने का पानी और सीवर का पानी मिलकर एक हो गए हैं और दूषित पानी अमीर और गरीब का भेद नहीं करता। वैसे तो गुजरात का मिजाज हर क्षेत्र में नंबर 1 रहने का है, लेकिन शुद्ध पानी के मुद्दे पर कहीं चूक हो गई लगती है।
उम्मीद है कि इसको जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाए। केतन जोशी, गांधीनगर। बढ़ते अगली खबर की ओर। बेघर कुत्तों को कंट्रोल करने में कोताही पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ रही है और नियम कानून को लागू नहीं किया जा रहा है। कोर्ट में आज हुई कार्रवाई की डिटेल्स जानते हैं असीम मनचंदा से। असीम, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर? बेघर कुत्तों के लोगों को काटने की घटनाओं का सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था और इस मामले में 7 नवंबर को आदेश पारित किया था कि जितने भी बेघर कुत्ते हैं उनको पकड़ करके डॉग शेल्टर के अंदर रखा जाए। इसका काफी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले की दोबारा से सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कई सारी टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या गेटेड सोसाइटी के अंदर बेघर कुत्तों को रखा जा सकता है? कल को कोई अगर वहां पर भैंस पालने की जिद करने लगे तब इस मामले में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें कुत्ते के मूड का नहीं पता होता कि वो कब किसी को काट ले, तो ऐसे में इलाज से रोकथाम ही बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन राज्यों ने अभी तक इस मामले में अपना जवाब दाखिल नहीं किया उन राज्यों को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई आगे भी जारी रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे कोई भी पीड़ित हो या पशु प्रेमी हो, सबकी बातों को हम सुनेंगे और इस मामले की सुनवाई कल भी होगी। जी असीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर में बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई के दौरान हुई पत्थरबाजी के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 10 से 15 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। सीसीटीवी फुटेज और पुलिस कर्मियों के बॉडी कैमरा की मदद से पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर भीड़ जुटाने के वीडियो वायरल होने से पुलिस अब अलर्ट मोड में है। यही नहीं, दूसरे जिलों से अतिरिक्त बल भी बुलाया गया है और गलियों में सख्त निगरानी की जा रही है। 32 बुलडोजर, 4 एक्सकेवेटर, 70 डंपर, 150 कर्मचारी और 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी। इतनी जोरदार तैयारी के साथ कल रात 1 बजे एमसीडी की टीम पुरानी दिल्ली की फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। एमसीडी को आशंका थी कि अतिक्रमण हटाने के दौरान उन्हें स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, और हुआ भी वही। वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरो। रात के 1 जैसे ही बजे 32 बुलडोजर का काफला गरजते हुए तुर्कमान गेट इलाके में पहुंचा। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़कर उपद्रवियों को खदेड़ा। रात 1 बजे से शुरू हुए बुलडोजर एक्शन में 2 घंटे में ही आधे से ज्यादा अतिक्रमण को तोड़ दिया गया। महज 2.5 घंटे में ही मस्जिद के बगल में बने अवैध बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। पुलिस ने बुलडोजर एक्शन के दौरान उपद्रव मचाने वाले 5 आरोपियों को फौरन हिरासत में ले लिया। सभी की पहचान की जा चुकी है। इसके अलावा सीसीटीवी और बॉडी कैम की मदद से भी पत्थरबाजों की तलाश की जा रही है। जितना पॉपुलेशन इस एरिया में है उसमें कहीं बहुत ही कम लोग, 150-200 के आसपास लोग रात को इकट्ठा हुआ। उनको भी समझाया, मैक्सिमम लोग चले गया, फिर भी 50-60 लोग जो थे मिसक्रिएंट्स थे, उन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर फेंका। तो हम लोगों ने मिनिमम फोर्स यूज़ करके, जितना फोर्स यूज़ करके उनको वहाँ पे पुशबैक किया। पुशबैक करने के बाद 1 बजे के आसपास एमसीडी अपना पैराफर्नेली लेके आया और डेमोलिशन हुआ। तुर्कमान गेट के आसपास के बाजार के अंदर तकरीबन 1 किलोमीटर तक पुलिस फोर्स तैनात है। उपद्रवियों की पहचान के लिए पुलिस अब सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। सुबह के उजाले में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आई। सामान बिखरा पड़ा था और निर्माण ढह चुका था। दिल्ली की फैज-ए-इलाही मस्जिद कुछ दिन पहले लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट के दौरान चर्चा में आई थी, क्योंकि हमले का मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर धमाके से कुछ देर पहले इसी मस्जिद में ठहरा था। फैज-ए-इलाही मस्जिद के अवैध अतिक्रमण को तोड़ने के बाद 150 ट्रक मलबा इकट्ठा हो गया। एमसीडी का कहना है कि अभी भी अतिक्रमण का करीब 20% हिस्सा तोड़ना बाकी है।
लेकिन इस सब के बीच इतना मलबा जमा हो गया है कि उसे हटाने में 3 से 4 दिन लगेंगे। मुंबई में बीएमसी का चुनाव 15 जनवरी को है। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने चुनावी मुद्दों पर बात की और कहा कि महायुति में सब कुछ ठीक है। साथ ही उन्होंने उद्धव और राज ठाकरे के मेल मिलाप पर भी बात की। हमारी सहयोगी सांतिया गोरा ने एकनाथ शिंदे से खास बातचीत की है। क्या मुद्दे लेके जनता के पास आप लोग जा रहे हैं? मुद्दे हमारे डेवलपमेंट के हैं। हम चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। और पिछले मुंबई में 2.5 साल 3.5 साल मैं 2.5 साल मुख्यमंत्री था, तब जो काम किए वो तो लोगों के सामने हैं। अब देवेंद्र जी 1 साल से काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है, वो भी लोगों के सामने है। आज मुंबई में हम देखेंगे तो आज अटल सेतु जैसा प्रोजेक्ट हो गया, आज कोस्टल रोड हो गया, आज मेट्रो के काम शुरू है, आज कारशेड का काम शुरू है, आज यहाँ पर मुंबई के कॉन्क्रीटाइजेशन का काम शुरू है, मुंबई में हेल्थ फैसिलिटी का काम शुरू है, मुंबई में एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था इतने साल, उसके काम शुरू है, कई काम शुरू है यहाँ पर। एक बड़ा हम यहाँ पर मुंबई के वासियों के लिए सेंट्रल पार्क बना रहे, महालक्ष्मी रेसकोर्स के यहाँ पर 300 एकड़ का एक बड़ा ऑक्सीजन पार्क बना रहे, जो मुंबई की आवश्यकता है। बड़ा क्लस्टर डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। सर, महायुति की बात कर लेते हैं। बीएमसी में अजीत पवार आपके साथ नहीं लड़ रहे हैं, तो ये क्या है? इज ऑल इज वेल इन महायुति और नॉट? सभी आलबेल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार में हम तीनों लोग हैं। ये स्थानिक ये लोकल बॉडी इलेक्शन है, इससे पहले भी लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ है, कहीं पर हम साथ में थे, कहीं पर अलग अलग थे। फ्रेंडली फाइट कई जगह पर हो गई, वैसी जो ये भी लोकल बॉडी इलेक्शन है, कई जगह पे साथ में है, कई जगह पे अलग अलग लड़ रहे। वो इससे कोई सरकार के ऊपर कोई इसका परिणाम नहीं होगा। नहीं, सरकार पे नहीं सर, लेकिन महायुति की अगर बात करें तो फ्रेंडली फाइट की बात आपने कही, पर खींचातानी थी इस बात को लेकर के, जैसे कि आपके तरफ के लोग नाराज थे कि बहुत सारे लोग बीजेपी अपने पार्टी में ले जा रही थी, बात सेंट्रल लीडरशिप तक चली गई बीजेपी के। उस बात को हमने खत्म किया, देवेंद्र जी और हमने बैठकर उसको खत्म कर दिया। ये जो रिकंसिलिएशन हुआ है उद्धव ठाकरे राज ठाकरे का, ब्रांड ठाकरे की बात हो रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, लोकशाही में तो सब कोई भी किसके साथ जा सकता है, किसी के साथ भी अलायंस कर सकता है, गठबंधन कर सकता है, बट कंपटीशन। लेकिन मैं इतना ही आपको कहूँगा कि ब्रांड की बात आप करें तो ब्रांड तो एक ही, बाला साहब। तो आपको कोई कंपटीशन वहां से? बिल्कुल नहीं। हमारे काम पर, हमारे डेवलपमेंट पर हमें भरोसा है, पूरा भरोसा है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।